दूसरी तरफ अगर बात करें तो साहेबगंज में बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी है हेमंता बिस्वा शर्मा। उन्होंने राजमहल प्रत्याशी अनंत ओझा के पक्ष में चुनाव प्रचार किया और उधवा हाई स्कूल मैदान में आयोजित जनसभा को भी हेमंता ने संबोधित करते हुए कहा है कि जिले के मुस्लिम इलाकों में शुक्रवार को नमाज पढ़ने के लिए स्कूल बंद होते हैं। अगर हेमंत सरकार में हिम्मत है तो मंगलवार को हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए भी छुट्टी दे। और घुसपैठ पर प्रहार करते हुए हेमंता ने कहा है कि बीजेपी की सरकार बनी तो सभी बांग्लादेशी घुसपैठियों को कानूनी रास्ते से बाहर भगाया जाएगा। उन्होंने हेमंत सरकार पर बांग्लादेशी घुसपैठियों को संरक्षण देने का भी आरोप लगाया है कि विधानसभा में यह आनंद जी मुझको अगर गलत है मुझको सुधारेगा। विधानसभा में झारखंड विधानसभा में नमाज पढ़ने का व्यवस्था करने का भी प्रयास किया गया। सच बोला हूं ना। फिर मैंने हेमंत सोरेन जी को पूछना चाहूंगा, अगर झारखंड विधानसभा में नमाज होता है तो हमें भी इजाजत दो हनुमान चालीसा करने के लिए। हमें भी इजाजत दो हनुमान चालीसा करने के लिए। भारत माँ का खून पीने का महापाप मत करो। कौन है ये एमटी राजा? क्या वो हमें मंगलवार स्कूल बंद करके देगा हनुमान चालीसा के? एमटी राजा हमें रामनवमी का जुलूस निकालने देगा? हिम्मत करके देखो, रामनवमी का प्रोसेशन बंद करने का, मां का मूर्ति का विसर्जन बंद करने का आप हिम्मत दिखा के देखो, समझ जाएगा ये हम लोगों भी मां का दूध पी के बड़ा हुआ हूं। ये भारत है। भारत में शुक्रवार कैसे स्कूल बंद हो सकता है? अरब में हो सकता है। जामताड़ा जिला में कोई जो शुक्रवार को बंद किया जाता है। साहेबगंज में भी शुक्रवार में स्कूल बंद होते हैं। अरे ये हिंदुओं का देश है। मंगलवार भी स्कूल बंद करो, हनुमान का दिन बंद करो। जब एक रहते हो ना किसी का हल्ला करने का कोई, आप लिख लीजिए, ये लोग जब हम एक रहेगा ना उनको हल्ला करने के लिए उनका हिम्मत भी नहीं होते। वो क्या होते हैं? जब हमारा लोग ये लोगों को साथ देते हैं, हमारा लोग जब उनको साथ देते हैं तब जाके ये लोग आदिवासियों को अत्याचार हिंदू समाज को तोड़ने का कोशिश करते हैं कि विधानसभा में। चलिए अजय लाल हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। आपने हेमंता बिस्वा शर्मा का ये तीनों बयान सुन लिया कि किस तरीके से उन्होंने हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए छुट्टी की मांग कर ली, बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने की मांग कर ली और इन्हें संरक्षण देने का आरोप भी राज्य सरकार पर, मौजूदा सरकार पर लगा लिया है। अजय, ये तमाम बयान निकलकर सामने आ रहे। बांग्लादेशी घुसपैठ मुद्दा तो बनने वाला था विधानसभा चुनाव में, ये लोकसभा चुनाव के दौरान ही छवि जो है स्पष्ट होती हुई नजर आ रही थी। अब इन तमाम राजनीतिक पार्टियों के बयान ये स्पष्ट कर रहे हैं कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठ ये रहेंगे या नहीं रहेंगे। जिसकी सरकार आएगी, यानी कि बीजेपी ये दावा कर रही है कि हमारी सरकार अगर आई तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़कर बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इसे संरक्षण देने का काम राज्य सरकार इस वक्त कर रही है। देखिए सुष्मिता, आप जिन मुद्दों का चर्चा कर रही हैं, जिन मुद्दों का उस मुद्दे की चर्चा आज डुमरी विधानसभा में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने भी किया। उन्होंने तो साफ शब्दों में कहा कि 23 नवंबर के बाद हेमंत सोरेन एंड कंपनी की विदाई हो जाएगी और उसके बाद जो बांग्लादेशी आ गए हैं वो यह ना समझें कि वो सेफ हैं। चुन चुन कर हिसाब लिया जाएगा उनसे और सबको खदेड़ा जाएगा। मतलब कि इस विधानसभा चुनाव में कई प्रकार की घोषणाएं तो है ही, लेकिन सबसे अहम मुद्दा बांग्लादेशी घुसपैठियों का भारतीय जनता पार्टी एनडीए की तरफ से उठाया जा रहा है। इसका जवाब विपक्ष यानी कि मौजूदा जो सत्ता पक्ष की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस, आरजेडी, उनके तरफ से भी कई प्रकार के बयान आ रहे हैं। लेकिन यह तय मानकर चलिए
कि बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी की शायद ही ऐसी कोई सभा हो जिसमें इस मुद्दे की चर्चा ना की गई हो। ना चाहते हुए भी इस मुद्दे की चर्चा हो जाती है और ये चर्चा, ये मुद्दा, ये बहस, ये भाषण भारतीय जनता पार्टी के न सिर्फ बल्कि शीर्ष नेता बल्कि दूसरे दर्जे के जो नेता हैं उनकी जुबान पर भी है। तो यह तो मानकर चलिए कि बांग्लादेश के मुद्दे पर, बांग्लादेशी घुसपैठिए के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से आगे है और इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश कर रही है कि किस प्रकार से इस मुद्दे को आगे करके एक ऐसी सरकार यहां बनाई जाए जो कि बांग्लादेशी घुसपैठियों पर लगाम लगा सके। और इसमें कोई शक नहीं, जिस प्रकार से ईडी की कार्रवाई हो रही है बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर, राजधानी रांची के कई होटल में आप चले जाएं, आप वहां काम कर रहे कर्मचारियों का पूरा ब्यौरा लेंगे। मतदान था 13 नवंबर को, उसके ठीक एक दिन पहले आप देखिए बांग्लादेशी घुसपैठ के मुद्दे पर ही छापेमारियां हुई। झारखंड के लगभग 17 ठिकाने थे वो, और इससे लेकर भी विपक्ष को एक जो है मुद्दा मिला। विपक्ष उसको लेकर भी कल तमाम बयान देता नजर आ रहा था और जो केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगातार बीजेपी पर लग रहा था, उसको भी एक मुद्दा मिल गया सत्ता पक्ष को इस पर बात करने को लेकर। बिल्कुल सुष्मिता, देखिए ईडी की कार्रवाई हो, सीबीआई की कार्रवाई हो, इसमें किसकी लापरवाही हुई, किसकी लैक्सिटी हुई कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठियों ने अपनी पहुंच बना ली है। लेकिन यह मुद्दा, ये एजेंडा, मुझे लगता है कि यह पार्टी हित से ऊपर का मामला है। आप बिहारी आदिवासी की बात करते रहें, चलिए वो मुद्दे भी चलते हैं, लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति आकर यहाँ की हकमारी करे, ये समझ से परे। और मुझे लगता है कि चुनाव के बाद 23 नवंबर के बाद जो दृश्य उत्पन्न होगा इस राज्य सरकार की, क्या कुछ होता है नहीं होता है, लेकिन इस मुद्दे को अजय, क्योंकि बीजेपी तो ये दावा कर रही है कि अगर बीजेपी की सरकार बनी तो बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ कर बाहर तो निकाला जाएगा, लेकिन इसके साथ ही जो जमीन उन्होंने हड़पी है उन्हें मजबूरन उन्हें वापस करते हुए ही बाहर जाना होगा। ये दावा है बीजेपी का। बिल्कुल सुष्मिता, ये दावा है, लेकिन एक सवाल फिर उठता है झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस की तरफ से कि क्या बांग्लादेशी घुसपैठियों की जो पहुंच हुई है झारखंड के कई जिलों में, क्या ये 2019 के बाद से ही शुरू हुआ या उसके पहले भी हुआ? और यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं दे पाते हैं। और कई बार आपने सुना होगा कि सवाल उठता है कि झारखंड की कोई सीमा बांग्लादेश से नहीं छूती है। इसका मतलब कि जो सीमा पर सुरक्षा बल हैं, जो केंद्र सरकार के अधीन हैं, उनकी लापरवाही से है। कई प्रकार की चर्चाएं, कई प्रकार के मुद्दे, चुनाव का वक्त देखिए ये मामला समझने वाला नहीं है कि इस पे बार पलटवार होता ही रहेगा। इसको सीमा पर जो है वो आरोप लगाते रहे हैं सत्ता पक्ष, और ये भी कहते रहे, एक तरफ सत्ता पक्ष ये मानने को ही तैयार नहीं है कि झारखंड में बांग्लादेशी घुसपैठिए हैं, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी हमेशा से ये कहती आ रही है कि सत्ता पक्ष इन घुसपैठियों को संरक्षण दे रहा है। हिमंता बिस्वा शर्मा ने एक और बातें कही है अजय की, जिस तरीके से नमाज पढ़ने के लिए शुक्रवार को छुट्टी दी जा रही है, अगर हेमंत सरकार में हिम्मत है तो मंगलवार को भी हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए आप छुट्टी दे दीजिए। तो अब तक मांग की जा रही थी, अपने पुराने वादों पर आप सफाई दीजिए, और अब ये मांगे कि अगर आप में हिम्मत है तो आप शुक्रवार को जो छुट्टी दे रहे हैं उसके जगह पे आप मंगलवार को भी छुट्टी दे दीजिए हनुमान चालीसा पढ़ने के लिए। देखिए, हिमंता बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री है, उनके भाषण का लाइन लेंथ बहुत ही भयानक टाइप का होता है सुष्मिता, और एक ऐसा मुद्दा है जिस पर आप बहस करने बैठ जाएंगी तो हो सकता है 4-5 दिनों का वक्त भी कम हो जाए। कब से कई ऐसे स्कूल हैं इस देश में, ना सिर्फ झारखंड बल्कि बिहार में भी, जहां पर शुक्रवार को नमाज की छुट्टी होती है। क्या ये कब से चला आ रहा है, कितने दिनों से चला आ रहा है? आपको याद होगा झारखंड विधानसभा में नवाब कक्ष की स्थापना हुई थी, कहा गया था कि हेमंत सोरेन ने तो सिर्फ एक कमरा दिया है, इसके पहले से परंपरा चली आ रही है। यह एक ऐसा मुद्दा है, मुझे लगता है कि 20 नवंबर के बाद इन मुद्दों का समापन हो जाएगा। जनता बहुत समझदार है, लोगों को सुनती है,
लोगों को समझती है और वोट उसे ही देती है जो उनके दिल में होता है। ये तमाम चुनावी मुद्दे हैं और ये मुझे लगता है कि 18 नवंबर को, यानी कि आज 14 नवंबर है, 15, 16, 17, 18 जी 4 दिन और ऐसे बातों का जिक्र होगा, ऐसी बातों की चर्चा होगी, फिर यह मामला ठंडा हो जाएगा। सरकार किसकी बनती है, वो सरकार का रूपरेखा क्या होगी, ये फिलहाल देखने वाली बात होगी। 4 दिन का और मामला है, ऐसे मुद्दे आएंगे। हनुमान चालीसा की चर्चा होगी, जय श्री राम की चर्चा होगी, अल्लाह अकबर की भी चर्चा होगी और इसके बाद वोट की बारी। जनता समझदार है, जनता क्या कुछ सोच रखा है, जनता किसके बातों पर दावा करती है, मुद्दों को भी समझ रही है, राजनीति को भी समझ रही है, बयानों को भी देख रही है और यही कारण है कि आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में मत प्रतिशत बढ़ा है और वहां लोग ज्यादा जागरूक है क्योंकि उन्हें विकास से मतलब है और उनके क्षेत्र में जो विकास करेगा उन्हें ही उनका मत मिलता हुआ नजर आएगा। शुक्रिया आपका अजय हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारियां हमारे दर्शकों तक साझा करने के लिए कि क्या कुछ समीकरण फिलहाल अब तक बनता हुआ नजर आ रहा है। आप देखिए कोल्हान और पलामू प्रमंडल में चुनाव जो है वो संपन्न जरूर हो गया है, लेकिन उत्तरी और छोटा नागपुर की कुछ सीटों पर, संथाल की सीटों पर अब भी चुनाव बाकी है। राजेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं गोविया से। राजेश, विधानसभा चुनाव के लिए 2 चरणों में चुनाव संपन्न करने की बातें सामने आई थी आयोग की तरफ से। पहले चरण का जो चुनाव है, जो मतदान था, वो संपन्न हो चुका शांतिपूर्ण। अब बारी है उन 38 विधानसभा सीटों की जहां पर मतदान होना है। चीजें बिल्कुल साफ हो गई है पहले चरण के बाद। आप देखिए मत प्रतिशत पे निकलकर सामने आ गया, मुद्दे बिल्कुल स्पष्ट है जनता के बीच कि जनता सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है। राजेश, देखिए जो 38 विधानसभा सीटों पर मतदान होने हैं, वहाँ पे आधे से अधिक सीटों पर तो मतदान हो गया। 81 विधानसभा की सीटें हैं इस राज्य में, तो उस लिहाज से आप देखें तो आधे से अधिक की संख्या हो गई है। मैं फिलहाल वो गोमिया विधानसभा क्षेत्र में हूँ जहाँ पर मतदान 20 नवंबर को होना है। हम कुछ लोगों से बात करेंगे कि देखिए बुजुर्ग हैं, आप ये बताइए कि गोमिया में रह रही हैं, क्या समस्या है यहाँ की? यहाँ तो सब चीज़ का समस्या है बहुत। देखिए मेरा लड़का है, नौकरी वोकरी कुछ नहीं कर रहा है, बहुत छोटा मोटा इधर उधर दुकान में ऐसे काम करता है, वो सब अपना परेशान नहीं है। हमको देखिए हार्ट का शिकायत है, इससे दवाई बिना भी। पानी बिजली ये सब की क्या स्थिति है? पानी का बिजली है, पानी तो है थोड़ा तकलीफ, 8 दिन 10 दिन 15 दिन में 1 दिन पानी पड़ता है। अच्छा ये बताइए कि अभी चुनाव आ रहा है, जाइएगा ना वोट डालने? जाएंगे तो किस तरह का प्रत्याशी होना चाहिए, कैसा प्रत्याशी को वोट करिएगा? सब चीज़ तनी पानी उनी की सुविधा चाहिए, तो कम से कम लड़का लोग के तनी नौकरी चाकरी कुछ मिलना चाहिए। हम लोग के देखिए दवाई बीरो अभी खा रहे हैं, से दवाई वो 2-3 महीना से बंद है, पैसा सब देखिए परेशान भी है। अभी 3-4 दिन हमारे साथ है, आइए आइए। आप ये बताइए, आप युवा हैं, यहाँ के रहने वाले हैं, क्या आपको लगता है 20 तारीख का जो वोटिंग होगा? सिंगटोल में बहुत प्रॉब्लम है सर। ड्रेन नहीं है, रोड खराब हो रही है, रात में बूढ़ा बुजुर्ग का अति आना जाना में दिक्कत होता है, बस वही समस्या है। वोट करेंगे तो क्या चाहते हैं, कैसे लोगों को वोट करना चाहिए? वैसा ही करना चाहिए, जो सही है उसी के साथ सही है, बाकी बात कोई नहीं। बस वही हमारा परेशानी है कि हमारे गांव में रोड में पानी बहती है, ड्रेन चाहिए। उसके बाद क्या है कि ड्रेन होने से बहुत आदमी का सुरक्षा होगा। जैसे आपको नौकरी चाकरी की जरूरत नहीं है, नहीं वो तो काम करता हूँ मैं। आप करते हैं काम? हाँ काम हम गाड़ी चलाते हैं। हाँ। और क्षेत्र में क्या बिजली पानी की व्यवस्था? बिजली पानी तो हमारा वो से एक दिन मिलता है, एक दिन नहीं मिलता है पानी, बस यही बात है। तो आप बताइए, आपसे ये कि महिलाओं के लिए क्या क्या समस्या है यहाँ पे? महिलाओं के लिए सब देखिए अपना घर में सब बैठा रहता करता है, क्या करेंगे सब। अब काम उम मिलता है तो करते हैं। देखिए बच्चा लोग के पढ़ाई लिखाई में बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, अभी पढ़ाई लिखाई में पैसा कौड़ी में बहुत झमेला हो रहा है। मेरा लड़का जाता है कठारा, नौकरी काम उम मिलता है करता है,
अब डेली तेल का खर्चा चाहिए तो तेल का खर्चा नहीं मिलता है, तो वो बच्चा कभी रह जाता है, तो दोनों मियाँ बीवी झगड़ा करने लगती है। तो हम कहले क्या करे, चुपचाप रहो, बैठो, जो होगा से तैसे खाओ। कम से कम हमारा लड़का को नौकरी मिल जाना नौकरी चाहिए। की समस्या यहाँ रोजगार चाहिए लोगों को ना। तो ये देखिए सुष्मिता, यहाँ पर जो गोमिया है, छोटी सी जगह, यहाँ पर आसपास में कोलियरी है इलाका है, तो लोग स्थानीय स्तर पर समस्या बहुत है। पेयजल की समस्या यहाँ पर है, फिर ग्रामीण इलाकों में सड़क की समस्या है, बेरोजगारी बड़ी समस्या है, क्योंकि यहाँ के युवाओं को बाहर जाकर नौकरी तलाश करनी पड़ती है और महानगरों में यहाँ के बच्चे जाते हैं। इसलिए यहाँ के जो जनप्रतिनिधि का जो चुनाव करेंगे लोग, तो इस बार बहुत सोच समझ के करेंगे कि ऐसा व्यक्ति हो जो यहाँ की जो मौलिक समस्या है, ज्वलन समस्या है, उस पर ध्यान दे। सुष्मिता। बिल्कुल राजेश, चलिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। देवघर से हमारे संवाददाता अमरनाथ भी जुड़ रहे हैं। अमरनाथ का एक बार रुख कर लेते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश कर लेते हैं। अमरनाथ, देखिए जिस तरीके से उन 43 विधानसभा सीटों के लिए मतदान की प्रक्रिया संपन्न हो गई, अब बारी है 38 विधानसभा सीटों की। बहुत बातें हुई कोल्हान के सीटों को लेकर, अब संथाल की बारी है, क्योंकि संथाल जीतने की कोशिश तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से भी हो रही है। अमरनाथ जी हाँ, देखिए अब सेकंड फेज को लेकर के अब कहीं कि चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। और मैं आपको बताऊं कि संथाल की जो 18 सीटें हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा ये क्षेत्र है। और मैं आपको बताऊं कि इसी संथाल परगना के साहेबगंज और पाकुड़ का जो मामला है, जो बांग्लादेशी घुसपैठियों का मामला है, इसी मुद्दे को लेकर के पूरे भाजपा ने इस पूरे राज्य में अभियान छेड़ रखा है और इसी को प्रमुख मुद्दा बनाया है। देखिए मेरे साथ अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता संजीव जी, ये बताइए, हम आपसे जानना चाहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी ने आखिर घुसपैठिए का मुद्दा क्यों प्रमुख मुद्दा बनाया है? इसलिए कि ये जो घुसपैठिए है, संथाल परगना में आदिवासियों की जो है, मतलब या पूरे राज्य में 52% आदिवासियों का संख्या था, आज वह 21% हो गया है। क्या है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठिए आदिवासी युवती के साथ शादी विवाह करते हैं, उसका जमीन कब्जा करते हैं और फिर वो बांग्लादेश से जो है घुसपैठियों को लाके यहाँ जो है उस सबको बसाते हैं। आज जो स्थिति है, संथाल परगना का डेमोग्राफी बदल गया है और यही समय है कि वोट के चोट से जो है हम उसको खदेड़ेंगे। और जब भारतीय जनता पार्टी की इस राज्य में सरकार बनेगी तो घुसपैठियों को हम लोग बांग्लादेश यहाँ से भगाएंगे। वाकई देखिए, बांग्लादेश घुसपैठियों को भगाएंगे। देखिए मेरे साथ जिलाध्यक्ष हैं भारतीय जनता पार्टी के। देखिए संथाल परगना की 18 सीटें हैं, साथ साथ में कोल्हान, ये अगर हम बात करें तो कोयलांचल का इधर सीट है, गिरिडीह का इलाका है, धनबाद का इलाका है। इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने काफ़ी जोर लगा रखा है। अब कौन कौन से अभी आपके स्टार प्रचारक भी यहाँ आ रहे हैं जिनसे कि आप लोग उनके माध्यम से भाजपा के पक्ष में माहौल बनाएंगे? देखिए, आप देख रहे होंगे लगातार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता से लेके बड़े प्रदेश स्तर के और केंद्रीय स्तर के बड़े बड़े नेताओं का कार्यक्रम लगातार चल रहा है। चाहे वो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम हो, हमारे गृह मंत्री जी का कार्यक्रम होने वाला है, हमारे योगी जी का कार्यक्रम होने वाला है, अभी मोहन यादव जी का कार्यक्रम हुआ, हमारे चुनाव के जो यहाँ के प्रभारी हैं और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और भारत सरकार के कृषि मंत्री लगातार शिवराज सिंह चौहान जी का और आसाम सीएम आदरणीय सचिन जी, पूरे भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य कहे जाने वाले हैं अमित शाह जी कल से यहाँ कैंप किए हुए हैं। आज भी संभावना है कि आज भी रात में यहाँ कैंप करने वाले हैं। क्या रणनीति बनने वाली है? राजनाथ सिंह भी आने वाले हैं, BL संतोष जो केंद्रीय संगठन मंत्री है वो भी पहुँचने वाले हैं। क्या रणनीति बनने वाली है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी रणनीति के साथ साथ कार्यकर्ताओं की पार्टी है और लगातार क्षेत्र में संगठन का काम चल रहा है। और जैसा देखा जा रहा है कि कार्यकर्ता जो काम कर रहा है उसका उबाल क्षेत्र में दिखाने को मिल रहा है। जनता में एक उबाल परिवर्तन का, भयानक परिवर्तन का संकेत मिल रहा है और लगता है कि जनता इस बार परिवर्तन के मूड में है, क्योंकि इस हेमंत सोरेन की सरकार से उब चुकी है। इतनी भ्रष्टाचार सरकार जो आज तक जो भी उसने वादा किया, एक भी वादा उन्होंने पूरा नहीं किया। यहाँ की इस राज्य की माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, आदिवासी दलित माँ बहनें सुरक्षित नहीं है, यहाँ के किसान युवा सुरक्षित नहीं है, न उसको मौका मिल रहा है रोजगार का। तो ऐसी स्थिति में जनता में एक बड़ा परिवर्तन का मन बना लिया है, जो 20 तारीख को या वोट के रूप में इसको परिणत करेगा। एक सवाल सबसे बड़ा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 5 प्रण अपने जारी किए हैं।
और इंच 5 प्रण के सहारे इस पूरे चुनावी बैतरणी को पार करना चाहती है भाजपा। क्या कहना चाहेंगे? निश्चित तौर पर ये भारतीय जनता पार्टी जो कहती है उसको करती है। जैसे कि हमारे अभी विपक्ष में जो सरकार चल रही है हेमंत सोरेन की, उन्होंने सत्ता में आने के पहले लोगों को कहा था बेरोजगारों के कि हम सत्ता में आएंगे तो प्रत्येक साल 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार देंगे, लेकिन किसी को तो रोजगार मिला नहीं। उन्होंने कहा था कि हम BA पास MA पास बेरोजगारों को 7,000 बेरोजगारी भत्ता देंगे, किसी को वो मिला नहीं। तो झारखंड में लूट और झूठ की सरकार चल रही है। यहाँ की जनता ये सरकार के सारे चीज को जान गई है और खास करके जो है संथाल परगना में हमारे माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी, हमारी रक्षा मंत्री राजनाथ बिल्कुल सिंह जी, अमरनाथ, बीजेपी ये स्पष्ट कर पा रही है आपके सवालों से कि इस बार जनता परिवर्तन के मूड में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी कह रही है कि इनकी सरकार वापस दोहराई जाएगी। चलिए अब इनका अपना अपना दावा बने रहिएगा आप अमरनाथ। हमारे साथ राजेश भी बने हुए हैं गोमिया से। राजेश, आप कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत कर रहे थे, वापस उनसे जानने की कोशिश कीजिए उनकी राय क्या है, क्योंकि राजनीतिक पार्टी तो बांग्लादेशी घुसपैठ, भ्रष्टाचार, इन विषयों पर बात कर रही है, लेकिन आम जनता के बीच हम जा रहे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ विकास चाहती है और विकास के मुद्दों पर ही बात हो रही है जनता के बीच भी। देखिए, लोगों की जो भावना है वह यह है कि क्षेत्र में जो विकास होना चाहिए वो बेहद ज़रूरी है। खास तौर पे इस क्षेत्र की बात करें, यहाँ भी यह विधानसभा क्षेत्र है, गोमिया विधानसभा क्षेत्र है। यहाँ पर जो समस्या है, पेयजल की समस्या है, बिजली की समस्या है और रोजगार की मूल रूप से समस्या है। वैसे कुछ लोगों से बात की मैंने तो उन लोगों की यही भावना है कि यहाँ पर जो नितांत ज़रूरत है, लोगों को काम चाहिए। काम जो है यहाँ के युवाओं को काम की दरकार है और काम बावजूद इसके कोलियरी क्षेत्र है। अच्छा, ये बताइए कि यहाँ पर की क्या समस्या, वोट करिएगा ना? हाँ, वोट तो देना ही। हाँ, तो क्या क्या करिएगा, क्या सोच कर करिएगा? बहुत सारी समस्या है। हाँ। उस समस्या का निदान के लिए मैंने कैसा व्यक्ति को आप वोट करेंगे? वैसा व्यक्ति को वोट करना है जो विकास करे। हाँ। विकास करे, जैसे क्या समस्या है? सड़क है, शिक्षा है, रोजगार है। अच्छा, यहाँ पर सब चीज की समस्या है। हाँ, बहुत सारा समस्या है यहाँ पे। हाँ, यहाँ जो विधायक हैं या रहे हैं उन लोगों ने कोई काम नहीं किया? काम किए हैं लेकिन उतना अच्छा काम नहीं किए, समझे ना? तो जैसे पानी के लिए सप्लाई वाला पानी जो भी मिलता है उतना अच्छा पानी नहीं मिलता है, जिससे आदमी को उतनी दुख का। पढ़ाई की क्या व्यवस्था है? यहाँ के बच्चों के शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था है? शिक्षा का व्यवस्था है ना, शिक्षा एक व्यवसायीकरण हो गया है। यहाँ शिक्षा इतना खर्चीला हो गया कि आम आदमी पैसा स्कूल का जो फीस है वो देने में सक्षम नहीं है। अच्छा, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन ज़्यादा है ना? हाँ, उसमें ज़्यादा पैसे लगते हैं। हाँ। और ये यहाँ पर रोजगार के लिए क्या है ऑप्शंस यहाँ पे? रोजगार का यहाँ बहुत बड़ा दिक्कत है। आईएल जो भी कंपनी है, ओरिका कंपनी भी है और CCL है। तो कोलियरी क्षेत्र है यहाँ हाँ, कोलवरी क्षेत्र है, स्वांग कोलवरी है। जितना भी कोलवरी है उसमें आदमी को रोजगार नहीं के बराबर मिल रहा है। अच्छा, हाँ। तो यहाँ काम करने वाले लोग कहाँ से आते हैं? बाहर से आते हैं? बाहर से आ रहे हैं। अच्छा, रेलवे जो है, रेलवे में भी जो हम लोग को चलिए राजेश, जिस व्यक्ति से आप बात कर रहे हैं रोजगार को लेकर ये मुखर है और कह रहे हैं कि जो रोजगार देगा उन्हें ही वोट दिया जाएगा। राजेश, शुक्रिया आपका राजेश। चलिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए देवघर से हमारे संवाददाता अमरनाथ भी जुड़े हुए थे। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।